सो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जैसा जैसा मैं लिखते जा रहा हूँ आप लोग भी लिखते जाएंगे। तो पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के दो पार्ट्स, इनफैक्ट तीन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स से। आपके बैलेंस शीट में आपके पास दो एसेट्स होते हैं, एक होता है आपका करंट एसेट्स, दूसरे होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डील करेगा नॉन करंट एसेट्स से ही। इज दैट ओके? सो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैंजिबल एसेट्स, दूसरे होते हैं आपके इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं, दैट इज हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और आपका इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट, इनटैंजिबल एसेट्स की बात की जाए तो यहां पे आपके पास आता है गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। ये हो गए आपके टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज द रिलेटेड आइटम्स। नाउ व्हाट आर द रिलेटेड आइटम्स? रिलेटेड आइटम्स आपके वो होते हैं जो इन सब एसेट्स को रिलेट करें। जैसे कि हमारा होता है, सपोज हम लोग के पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को हम लोगों ने रेंट पे दे के रखा हुआ है, तो हमारे पास जो भी रेंट रिसीव होगा दैट विल बी द रिलेटेड आइटम। अब ये भले ही आपकी इनकम है, इनकम सब हमारी कहाँ जाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती हैं, बट क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को डील करता है, दिस इज रिलेटेड टू दी बिल्डिंग। बिल्डिंग से जो आपको रेंट मिल रहा है, तो इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हुए हैं उसमें से आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रिसीव्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग को कभी कभी हम लोग दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो वहां से आता है हमको डिविडेंड। लास्ट आता है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये हो गए आपके सबके सब रिलेटेड आइटम्स। अब रिलेटेड आइटम्स और भी होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन भी रिलेटेड आइटम है, पर वो चीज यहां पे नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का साफ मतलब होता है जितना भी आपके पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब होते जरूर हैं आपके इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, बट वो सब होते हैं नॉन कैश। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही चार चीजें होती हैं जो अल्टीमेटली जाकर आपके प्लस हो जाएंगी कहां पर? इन्वेस्टिंग में। और यही चीज माइनस कहां होती है आपकी? ऑपरेटिंग। मशीनरी इज योर एसेट, so it will be two balance brought down 5 lakhs। ये हो गया आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर योर मशीनरी। Likewise, opening and closing for the accumulated depreciation. Accumulated depreciation is basically your liability. तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 2 lakhs।
ओपनिंग गिवन है आपको, एंड 3 lakhs डेबिट साइड 2 लाइंस छोड़ने के बाद ही सिर्फ इट इज 3 lakhs। इतना करने के बाद डिप्रीसिएशन लग चुका है 50,000 रुपीज का ली होगी, उसमें आज तक का डिप्रीसिएशन लग चुका 50,000, उसकी वैल्यू बची कितनी होगी फिर 1,50,000 बची होगी वैल्यू। अब यही 1,50,000 वाली आपने मशीन कितने में बेच दी 1,20,000 में। अब इस चीज को वहां पे पुटअप करेंगे। सो जितना डेप्रीसिएशन आज तक लगा है उस मशीन पे जो बिक रही है, वही डेप्रीसिएशन हम लोग इस वाले अकाउंट से, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं कहां पर मशीनरी में। आज तक का पूरी मशीन का डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए है, जिसमें से 50,000 उस मशीन पे है जो बिक रही है मशीन। सो यहां पे लिखेंगे आप लोग टू मशीनरी अकाउंट। सो इट इज टू मशीनरी अकाउंट, यह आ जाएगा आपका 50,000 रुपीज। जितना आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका वो ट्रांसफर हो जाएगा, और यही चीज आपकी यहां पे आ जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के नाम से विद रुपीज 50,000। अब यही 2 lakhs वाली मशीनरी हम लोगों ने बेच दी है 1,20,000 में। यही मशीन हमने कितने में बेच दी है 1,20,000 में। जब बेचते हैं तो आपके एसेट की वैल्यू कम होती है, तो ये आ जाएगा बाय बैंक you sold the machinery for rupees 1,20,000 and there is a loss of 30,000 as well. So ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो हमारा डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास? So यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 lakhs, और यहाँ पे भी 10 lakhs, जो भी साइड हैवी होगी आपकी, और ये हो जाएगा आपका टू बैंक account. This is basically your balancing figure. This is that amount of which the machinery must have been purchased during the year. तो आपने 5 लाख की मशीन खरीद ली है और आपने कितने की मशीन बेच दी 1,20,000। तो आपका ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया। इस अकाउंट को क्लोज करने का अभी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, पर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो बाय डेप्रीसिएशन यहाँ पे आपका बाय डेप्रीसिएशन निकल के आता है द बैलेंसिंग फिगर। ये वो डेप्रीसिएशन है जो पूरे साल भर में नॉर्मली बाकी मशीन्स पे चार्ज किया गया होगा। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा ये 1,50,000, क्योंकि आपका डेबिट साइड हैवी था, तो दिस इज 3,50,000। इसमें से 2 lakhs माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 1,50,000। सो इन दिस account we are only concerned with the two bank and the buy bank. जितना भी आपने परचेज एंड सेल किया है उतना ही आप कंसर्न हो उससे, और ये आएगा आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो यहाँ पे आ जाएगा आपने एक तो परचेज किया है, सो इट इज परचेज ऑफ मशीनरी। सो इट इज परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीन परचेज करी है 5 lakhs की, तो ये हो गया आपका 5 lakhs। क्योंकि आपने परचेज किया है तो ये आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आपका कैश का आउटफ्लो हो गया। नेक्स्ट, आपने क्या सेल भी किया है क्या? सो यहां पे आपने सेल किया है, so it will be proceeds from sale of machinery। ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 1,20,000। सो इतने की आपने मशीन बेच दी। तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट, और आपका ऊपर मशीनरी और डेप्रीसिएशन का भी यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आएंगे सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 2 lakhs। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? इट वॉज कॉस्टिंग। आप लोग प्लीज अंडरलाइन करेंगे इस चीज को, कॉस्टिंग को प्लीज अंडरलाइन करिए कि पहले आपकी कॉस्टिंग गिवन थी। कॉस्टिंग का मतलब होता है जितने में आपने उस मशीन को, उस एसेट को परचेज किया होगा। तो आपने परचेज किया था पिछले वाले पॉइंट में 2 lakhs का, दैट वाज द कॉस्टिंग, जिसमें से आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ा,
क्योंकि वो डेप्रीसिएशन आज तक चार्ज हो चुका होगा। बट अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन लगने के बाद वैल्यू 2 लाख बची हुई है। पिछले में भी 2 लाख था, बट दैट वाज कॉस्टिंग। यहां पे 2 लाख है, दैट इज नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। इज दैट ओके? तो यहां पर जो ब्रैकेट में 60,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन, यस, कहां तक हो गया हमारा? ओके, अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे? इंटरेस्ट की। सो यहां पे सबसे पहले आपके पास 7 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स थे। अब कितने बचे हैं आपके पास? 4 लाख। तो यहां पे 1 अक्टूबर को जब सब कुछ किया गया है तो आपके पास 7 लाख के जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स थे ये चले होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 30 सितंबर। तो यहां पे ये चले होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स। तो 7 लाख का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितना आ जाएगा आपका? ये 35,000 रुपीज हमको ये मिलने चाहिए। और अब हमारे पास जो बचे हुए हैं दैट इज ऑफ 4 लाख का 10% अगेन फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स। क्योंकि आपके पास पहले 7 लाख थे जो शुरू के 6 महीने चले होंगे, इसके बाद आपके पास 4 लाख के बचे जो रिमेनिंग टाइम चले होंगे। सो यहाँ पे 35,000 और 4 लाख का 10% 20,000 बिकॉज 6 मंथ्स। टोटल जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था दैट वाज हाउ मच? इतना मिलना चाहिए था। अब अपने क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिए, द लास्ट आइटम उसमें लिखा हुआ है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दिख रहा है क्या? पहले कितना था आपके पास? वो 0। अब कितना हो गया है? 20,000। इसका साफ मतलब ये है कि आपके पास अक्रूड इंटरेस्ट पहले 0 था, पहले आपको कुछ भी मिलना बाकी नहीं था। अब कितना मिलना बाकी हो गया है? तो जो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 55,000, इसमें से कितने रुपए नहीं मिल पाए? 20। तो कितने मिल गए होंगे? सो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग 55,000 न लिखकर लिखेंगे ओनली 35,000। सो दिस इज इंटरेस्ट received on investments, ये हो जाएगा आपका 35,000। तो ये वर्किंग नोट बनाएंगे सब लोग प्लीज, और यहां से माइनस हो जाएगा 20,000 अक्रूड इंटरेस्ट। सो यू मस्ट हैव रिसीव्ड 35,000। ये वर्किंग नोट सबका बना होना चाहिए कि आपके पास 35,000 आया कहां से। ये तो मिलने थे 55, 20 नहीं मिल पाए, 35 मिल गए होंगे। नेक्स्ट, इतना अगर हो गया है आपका तो अब आते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट पे जिसमें लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बिल्डिंग रुपीज 50,000। हमको रेंट कितना मिल गया है? 50,000 रुपीज। सो यहां पे मैं ओके नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग 7th पॉइंट पे, द लास्ट पॉइंट। डिबेंचर्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2024। तो क्या ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए क्या? डिबेंचर्स नॉर्मली आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर्स। देखा सबको? तो मतलब कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं किसी दूसरे कंपनी के, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज योर एसेट। इज दैट क्लियर? सो यहां पे इन्वेस्टमेंट्स इन 15% डिबेंचर्स पहले थे आपके पास 2 लाख, अब हो गए 3 लाख। तो क्योंकि आपने परचेज किए हैं तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ डिबेंचर्स, परचेज ऑफ डिबेंचर्स। सो इट विल गिव यू 1 लाख इन दी ब्रैकेट्स।
तो ये आ गया आपके 1 लाख। अब आपने ये परचेज किए हैं साल के शुरुआत में ही, तो पूरे साल भर कौन चला होगा आपके साथ? 2 लाख से 3 लाख? 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर क्या मिलेगा हम लोगों को? इंटरेस्ट। कितना परसेंट? तो 3 लाख का 15% विल गिव यू। सो नेक्स्ट इज योर interest received on debentures, that is how much? 45,000। पॉजिटिव आंसर। ये खत्म हो गया आपके सातों के सातों पॉइंट्स। अब आते हैं वापस से टॉप पे। लैंड देखिए आपके पास पहले था कितना? 4 लाख से कितना हो गया ये? मतलब क्या हुआ? सो यहां पे अगर लैंड आपका कम हो रहा होता सिर्फ 1 लाख रुपीज से, तो क्या मानते? डेप्रीसिएशन कभी भी हम लोग नहीं मानते हैं लैंड में। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपका लैंड कम हो रहा होता तो आप उसको सेल ही मान रहे होते। दो ही आइटम्स हैं ऐसे टेंजिबल एसेट्स में, एक है आपका लैंड, द अदर वन इज योर इन्वेस्टमेंट्स जिसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगता। सो ये हो गया परचेज ऑफ लैंड। बिल्डिंग पे लगता है डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट, बिल्डिंग आपका कर लिया, मशीनरी आपका हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। फर्नीचर, टेल मी फर्नीचर कितना था पहले, कितना हो गया? 5 लाख से 4,50,000 कम कितने से हुआ? 50,000। क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन। तो यहां पे सेल हम लोग नहीं मानेंगे बिकॉज इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 10%। 50,000 इज 10% ऑफ 5 लाख, इस चीज को डेप्रिसिएशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज पेटेंट्स। हो गया पेटेंट्स हम लोगों का? नहीं। पेटेंट्स हो गया है 3 लाख से 5 लाख, मतलब क्या किया? परचेज। परचेज ऑफ पेटेंट्स हाउ मच? 2 लाख अगेन। नेक्स्ट क्या है आपके पास? कॉपीराइट्स हो गया। गुडविल क्या से क्या हो गया? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग क्या मानते हैं? एमोर्टाइजेशन, बिकॉज इट्स योर इंटेंजिबल एसेट्स। डेटर्स, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो इग्नोर करेंगे इसको। नेक्स्ट ट्रेडमार्क हो गया क्या? नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया। सॉफ्टवेयर क्या से क्या हो गया? करेंगे क्या कुछ? यस, करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर was the last item, so it is purchase of software. So it is purchase of software। कितना परचेज किया? 2 lakhs। ये खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। नाउ वी क्लोज। कैलकुलेट करिए प्लीज, कितना आ रहा है? 683 नेगेटिव। तो ये आ रहा है आपका 6,83,000 नेगेटिव। लिख देंगे ब्रैकेट्स में। सो वी विल राइट द स्टेटमेंट एज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव का 6,83,000। तो ये खत्म हो गया हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, 4,40,000 नेगेटिव। सबका सही है कि मैं करूं? 440 आ रहा है, कितना आ रहा है? 5 लाख में से 120, 380, 380, 110, 110, 110, तो ये 120 पॉजिटिव, 380, 380, 140, 140 नेगेटिव, 240, 240, 130 नेगेटिव, 130 नेगेटिव, 130, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 45 नेगेटिव, 145,
वन में से 6, मेरा तो 5 लाख आंसर आ रहा है। मेरा 510 आ रहा है। कितना? 5,10,000 5,10 आ रहा है। 5,10 आ रहा है नेगेटिव। 510 पक्का? पक्का। So this is 5,10,000. So ultimately it's your negative answer. तो ये आ जाएगा cash used in investing activity. आ गया सबका? 4,40,000 कैसे? 120 plus 2,70,000 plus 2,30,000 plus 2,40,000 plus 3,70,000 plus 35,000 plus 50,000 plus 45,000 minus 5 lakhs minus 5 lakhs minus 1 lakh minus 1 lakh minus 440. So 4,40,000 is the ultimate answer. So 4,40,000 is the ultimate answer. अब आते हैं नेक्स्ट। सो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट एंड द रिवीजन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।